Hello everyone, in this video we'll be revising all the important terms of the chapter Absorption by Roots, which is the third chapter of ICSE Biology, so you can take it as a revision video. Okay, so let us start. I want to say something that it will be beneficial for students and learners who have already done this chapter before, because it will be difficult for the learners who have not read this chapter before to to digest so many terms at once, or to learn so many terms at once. So yeah, so if you have learned this chapter before in the past, if you have done it once, then it will be helpful for you for revising all the concepts again. Okay, let us begin. We'll also be revising exact location, exact function type of questions from this chapter. First name the following: the phenomena by which living or dead plant cells absorb water by surface attraction. So this is known as imbibition. So if it can be imbibition, okay, imbibition, okay. This can be asked in two forms, either as a name the following or definition. So take care. Swelling up of the doors or dry seeds by or on exposure to moisture. This is also imbibition. Third question: movement of the molecules of solids, liquids and gases from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration when the two are in direct contact. It is known as diffusion. Okay. The fourth one: movement of water molecules from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a semi-permeable प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन. तो द थिंग विच यू हैव टू टेक केयर हियर, मतलब कि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं. मैं यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ. इसका जब मैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का सेकंड पार्ट बनाऊंगी तो उसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन सारे इस चैप्टर के जितने भी बन सकेंगे वो लेकर आऊँगी, ठीक है. बट ताकि आप एक सिस्टमैटिक वे में नोट डाउन कर सकें चीज़ों को. अगर आप कर रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है. चलिए अब हम बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो थर्ड वाला जो है वो डिफ्यूज़न है और फोर्थ वाला है वो ऑस्मोसिस है. जो डिफ्यूज़न होता है वो बात करता है किसी भी तरह के मॉलिक्यूल, अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, किसी भी तरह के मॉलिक्यूल जब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाता है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं. और जब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, अर्थात जब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स अपने उन हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाते हैं तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं. और भी एक डिफरेंस है कि थर्ड वाली में अर्थात डिफ्यूज़न में जब जो भी दो मतलब कि जो भी दो सैम्पल्स होंगे यू कैन से, वो डायरेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उनके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. लेकिन ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में होती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर आप बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को पास करने दे. क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर पास कर रहा है. तो एक इस तरह की दो सैम्पल्स के बीच में एक इस तरह की मेम्ब्रेन लगी होती है कि उसके थ्रू सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं जा सकते, ठीक है. फिफ्थ वन: द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड to prevent the passage of pure solvent molecules, a pure solvent, into the solution when two are separated by सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो दिस इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब कि ऑस्मोसिस को थोड़ा, मतलब कोई भी चीज़ होती है तो हम उसके खिलाफ थोड़ा प्रेशर लगता है, तो उसी तरह से ऑस्मोसिस को नलिफाई करने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है. लेकिन हो नहीं पाता ऐसा. मतलब अगर हम इतना प्रेशर लगा दें, अगर हम प्रेशर लगा दें कि ऑस्मोसिस नलिफाई हो जाए तब होगा. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को नलिफाई करने के लिए. ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट यू मस्ट रिमेंबर कि थोड़ा प्रेशर तो वो लगता है ड्यूरिंग दी ऑस्मोसिस बाय प्लांट इटसेल्फ और बाय द सेल इटसेल्फ. सिक्स्थ वन: द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड extent of diffusion. This is called tonicity. What is the meaning of tonicity? relative concentration solutions की जिस तरह का concentration उनका होता है उस हिसाब से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. अभी हम पढ़ने वाले हैं किस किस वे में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन: मतलब कि we have to tell the condition in which relative concentration of the water molecules and the solute on the either side of the cell membrane
इज सेम, मतलब कि सेल के एक साइड और सेल के दूसरे साइड, दोनों सेल के, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर, जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो सेम होती है, तो हम ऐसे तरह के जब ऐसे कंसंट्रेशन में जब हो एक सेल, तो वी कॉल इट दैट द सेल इज़ एन आइसोटोनिक कंडीशन, या फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल है, ऐसे बोल सकते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन है वो। अब ऐसी कंडीशन जिसमें, 8th क्वेश्चन, ऐसी कंडीशन जिसमें रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल इज़ लेस एंड आउटसाइड द सेल इज़ मोर, मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन अंदर कम है, तो हम ऐसे को हाइपोटोनिक बोलेंगे। हाइपो मतलब लोअर, तो पानी से हमेशा याद रखना है ये, क्योंकि ये सब ऑस्मोसिस से रिलेटेड है एक तरीके से। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होती, क्योंकि जब अंदर और बाहर दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन्ड है, तो कोई मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों साइड ऑफ द सेल्स में, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जब कंसंट्रेशंस डिफरेंट होती हैं, तब ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न या कोई भी तरह की ऐसी फिनोमेना टेक प्लेस करती है। ओके, हाइपोटोनिक हो गया। अब हम इसी हाइपोटोनिक को एक और वे में समझ सकते हैं कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल इज मोर, तो एंड आउटसाइड द सेल इज लेस, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक में हमने पढ़ा, मैंने बोला आपको वाटर के उसमें याद रखना है, तो हाइपोटोनिक में अंदर सेल के पानी कम है, जब पानी कम है तो डेफिनेटली सोल्यूट ज़्यादा है। अब हाइपरटोनिक के बारे में पढ़ते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा। अभी एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी, मतलब मजाकिया ट्रिक है याद करने के लिए, हाइपरटोनिक। अभी बताती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रीड द टू क्वेश्चंस। 10th वन, द कंडीशन इन विच रिलेटिव कंसंट्रेशन of the water molecules inside the cell is more and outside the cell is less, मतलब कि सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है। ऐसे कंडीशन में हम हाइपरटोनिक कहते हैं, इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं। फिर 11th वन, द कंडीशन इन विच रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल इज लेस एंड आउटसाइड द सेल इज मोर, इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक अगेन कहते हैं। मतलब आपको याद रखना है, हाइपोटोनिक कंडीशन मतलब हाइपोटोनिक मतलब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम, हाइपरटोनिक मतलब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। अब हम क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। आइसोटोनिक मैंने समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए ये सेल है और ये सेल की आउटर सराउंडिंग्स है, मतलब सेल के बाहर का एरिया। सेल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं होता, डेफिनेटली समझने के लिए है। और इधर कन्वेंशन है, मैंने ऐसा समझिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है और जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड है। तो हम बात करते हैं, यहाँ देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लू वाले 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ और बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स ना अंदर जाएंगे ना कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, 1 2 3 4 5। 5 सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, 1 2 3 4 5 5 सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बाहर हैं। अब मैं बता दूँ कि ये बस समझने के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, या फिर आप बोल दें ट्रिलियन का भी ट्रिलियन, इसके इतने मॉलिक्यूल होंगे इसमें, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए ऐसे 5-5 ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल समझने के लिए वी नीड टू डू लाइक दिस। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक समझते हैं। हाइपोटोनिक मतलब कि सेल के अंदर पानी कम, सेल के अंदर पानी कम मतलब पानी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और सोल्यूट के ज़्यादा हैं, तो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के। तो अब हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर है, क्योंकि वो अंदर वाटर कम है, तो अंदर वाटर आ जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम इनसाइड। तो ऐसी कंडीशन में सेल का क्या कंडीशन हो जाएगी, सेल के अंदर पानी आ गया, सेल पहले ही भरा हुआ सेल है, मतलब सेल के अंदर कुछ है, अब सेल के अंदर और तुम भर दो पानी तो फिर वो फूल जाएगा। सो सेल विल इनलार्ज, और इतना फूल सकता है कि वो बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब हाइपरटोनिक समझते हैं। जब हम हाइपर होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम किसी इंसान पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। यही ट्रिक थी कि जब हम हाइपर होते हैं तो हम अपना गुस्सा निकाल देते हैं। उसी तरह से जब सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम किसी सेल को रखेंगे, तो क्या होगा, जो सेल सोल्यूशंस के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम सेल को रखते हैं, मतलब एक ऐसे सोल्यूशन में सेल को रखते हैं जिसमें सेल के अंदर पानी ज़्यादा और सेल के बाहर के एरिया में पानी कम है, तो क्या होगा, जो सेल के अंदर वाला पानी है वो बाहर जाएगा। जब सेल के अंदर से पानी बाहर जाने लगेगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब भी सेल को रखेंगे वो अपना पानी छोड़ देगा, मतलब जैसे हम गुस्सा हाइपर होते हैं तो छोड़ देते हैं, जैसे पानी भी वो छोड़ देगा। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी को रखेंगे तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो मतलब एनलार्ज हो जाएगा, इट में इवन बर्स्ट, मतलब फूल जाएगा अच्छे से। और जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही बाहर है, ओके। तो आप ऐसे समझेंगे, उस कंडीशन को मैंने बताया ना, उस कंडीशन को कहते हैं, मतलब कि उस तरह के
जब हम सोल्यूशन में रखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आईसीएससी में ये बहुत बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि अगर एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में रखा तो क्या होगा. तो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर नाउ. नाउ लेट अस रिवाइज सम मोर. Please watch the full video, it will benefit you. I make big videos but it's all for you people. 12th one, the passage of substance or ions from its lower concentration to its higher concentration through a cell membrane by using energy, this is known as active transport. मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट की यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी है बिकॉज इट्स नॉट वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर इट, फिर बिकॉज इट्स एग्जैक्टली द सेम एज डिफ्यूजन नाउ. तो एंड मतलब डिफ्यूजन के जैसे ही बिल्कुल. तो 13th वन, द स्टेट ऑफ द सेल इन विच इट कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर वाटर, ऐसे स्टेट को हम टर्जिड कहते हैं. और अगर हम कंडीशन बोलें उसको तो उस कंडीशन को टर्जिडिटी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टर्जिडिटी इस चैप्टर से. प्रेशर ऑफ सेल कंटेंट्स ऑन दी सेल वॉल, जो सेल कंटेंट्स प्रेशर लगाते हैं सेल वॉल पे उसे टर्गर प्रेशर या टर्जर जो बोलते हैं हम टर्गर प्रेशर कहते हैं. और जो सेल वॉल प्रेशर लगाती है सेल कंटेंट्स पे, प्रेशर ऑफ दी सेल वॉल ऑन सेल कंटेंट्स, उसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं. The shrinkage of the cell from cell wall when it is kept in a hypertonic solution, इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. और the state of the cell in which the cell is shrunken, इसको फ्लैसिड कहते हैं और उस कंडीशन को फ्लैसिडिटी कहते हैं. यहाँ मैंने इन विच 2 बार लिख दिए, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा. अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू हैवी प्रेशर फ्रॉम द रूट्स, इसको रूट प्रेशर कहते हैं. रूट की वजह से जब पानी ऊपर की तरफ जाता है प्लांट में तो उसको रूट प्रेशर कहते हैं. लॉस ऑफ वाटर और सेल सैप थ्रू अ कट स्टेम, इसको ब्लीडिंग कहते हैं. और द लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स, इसको गटेशन कहते हैं. ये इस चैप्टर में भी आएंगे ये 2 टर्म्स और नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपिरेशन में भी आएंगे. फोर्स उसमें भी मेंशन कर दूंगी मैं ताकि याद हो जाए. फोर्स एक्सर्टेड टू रेजिस्ट दी वाटर फ्रॉम, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ, टू राइज, सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड टू राइज द वाटर फ्रॉम lower level to fill up the vacuum created by the loss of the water due to the transpiration. मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से जो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर ऊपर कम होता जा रहा है और नीचे से ऊपर जब पानी जाता जा रहा है नैरो स्टेम में या नैरो सी कैपिलरीज में तो उसको कैपिलरी फोर्स कहते हैं. ठीक है. द टेंडेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन जॉइंट, इसे हम कोहेजन कहते हैं. एंड द टेंडेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक विद द सर्फेस ऑफ द सेल्स, दस ड्रॉइंग मोर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो when leaf cells lose water during ट्रांसपिरेशन, इसको एडिजन कहते हैं. मतलब आप सिंपल भाषा में समझे तो वाटर से चिपकने या फिर स्टिक करके या जॉइन करके रहने की प्रॉपर्टी को कोहेजन कहते हैं. और वाटर की जो सेल से स्टिक हो जाता है उसको एडिजन कहते हैं. और उसी से स्टिक होते होते ऊपर तक पहुंचना, उसके बारे में बात की गई. ये टर्म्स लास्ट मतलब एकदम लास्ट में चैप्टर में दिए हुए हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट एसेंट ऑफ सैप है. ठीक है. अब 24, द पुल और द फोर्स बिकॉज ऑफ विच मोर वाटर इज पुल्ड अप बिकॉज of continuous loss of water from leaves in form of vapor, तो इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं. देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है कि द कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर और बिकॉज फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर. अब वेपर तो आपको पता होना चाहिए कि वेपर के फॉर्म में जब पानी जब जाता है लीव्स से तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हम कहते हैं ना उसको द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. तो वेपर के फॉर्म में जब भी वाटर को लॉस होगा एक प्लांट से दैट इज ट्रांसपिरेशन. नाउ 25th, upward movement of the water molecules from roots to the leaves and the other parts of the plant. तो आपको याद रखना है कि मेनली तो ये टर्म्स काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे के, पर एसेंट ऑफ सैप ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इनमें. ठीक है. तो मैं इसमें थोड़ा कहीं फंबल हो गई तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैंने बहुत मेहनत से ये सब किया आपके लिए लिखा, तो आई होप यू ऑल विल लाइक इट. अब हम एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं. फ्लोएम, वेयर इज़ इट लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन दी लीव्स, इन दी रूट्स, इन दी स्टेम्स, और मतलब प्लांट्स में बहुत जगह पे होता है ये. एंड इट इज़ सराउंडेड बाई द जाइलम. जाइलम कहाँ होता है? मेनली रूट्स में होता है, स्टेम्स में भी होता है, और वास्कुलर बंडल्स में होता है. ये फ्लोएम से सराउंडेड होता है. आप समझ सकते हैं ऐसे फ्लोएम है
और ऐसे जाइलम है। जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि वो रूट से लेके पूरे बॉडी में, मतलब पूरी प्लांट बॉडी में पानी पहुंचाएगा। लेकिन जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि उसको जो फ्लोएम है उसको नीचे रूट्स में भी खाना पहुंचाना है, ऊपर लीव्स में भी पहुंचाना है। रूट हेयर्स कुछ नहीं है, बस एक्सटेंशंस है रूट्स एंड रूटलेट्स की। अब एग्जैक्ट फंक्शंस, रूट हेयर्स के 3 फंक्शन है, फंक्शन एक ही है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब मेन फंक्शन रूट हेयर का अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। क्यों वो कर पाता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, क्योंकि रूट हेयर्स का सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, मतलब कि दे अलाउ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट डू नॉट अलाउ दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। इसी वजह से ऑस्मोसिस हो पाता है, तो पानी अंदर जा पाता है। एंड ऑस्मोसिस हो पाता है। एंड ऑस्मोसिस मतलब जब पानी एक सेल के अंदर जाए। एग्स मतलब बाहर में, एग्जॉस्मोसिस मतलब पानी जब सेल के बाहर है। अब ये एक और यहाँ पे एक और रीज़न है, क्योंकि जो रूट हेयर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन यहाँ पे, हाँ एक और अभी टर्म आपको बताऊँ, कंसंट्रेशन मतलब जब सॉलिड ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन और डाइल्यूट, देखो कंफ्यूज मत होना, इसमें काफ़ी बार ना डेफिनेशंस होंगी, वो सल्यूट के टर्म में भी बोली जा सकती है और सॉल्वेंट या वाटर के टर्म में भी बोली जा सकती है। उनको समझने की कोशिश करना। व्हेन वी आर सेइंग दैट समथिंग दैट दिस सोल्यूशन इज़ कंसनट्रेटेड, कहने का मतलब उसमें सल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। ठीक है, जब भी कंसनट्रेटेड लिखा है, और डाइल्यूट मतलब कि जब पानी ज़्यादा और उसमें जो सल्यूट की मात्रा है वो कम है। ठीक है। जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन दी प्लांट्स। फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फूड इन दी प्लांट। एंड सेल वॉल का फंक्शन है इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट फ्रीली परमिएबल। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है इट अलाउज सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, मतलब कि सिर्फ कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जाने देता है, पानी को जाने देता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने देता है और सॉलिड को नहीं जाने देता। यहाँ मैंने गलत लिखा है, ट्रांसपोर्ट्स फ्रूट्स लिख दिया है, इट्स फूड। ओके, मैं नहीं चाहती आप फिर बोले कि इन्होंने तो गलत कर दिया, बट स्टिल हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, इंसान ही है हम भी। सो थैंक यू सो मच। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा होगा मेरा, उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगी, बिकॉज मेरे वीडियोस बहुत बड़े होते हैं, बट स्टिल इफ़ यू पीपल आर वॉचिंग इट इज़ वेरी इंकरेजिंग फॉर मी। एंड keep learning, keep watching, and thank you so much. I hope the video was useful for you. मैं छोटे छोटे वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, मैं बस 5 रिविज़न 6 रिविज़न क्वेश्चंस नहीं, आई ट्राई टू गिव द इंटायर कंटेंट ऑफ दी चैप्टर। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा कंटेंट दूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाऊँ, बट डेफिनेटली उतने व्यूज़ नहीं आ रहे मेरे को, थोड़ा दुख होता है, बट आई होप इन द लेटर रन आएंगे, ज़रूर आएंगे, ईश्वर मेहनत तो देखता ही है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। आप लोग भी मेहनत करिए, बिकॉज मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट।